हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायोसैक, यानी एम्ब्रायोसैक का डेवलपमेंट कैसे होता है। उससे पहले कुछ हम रिवीजन कर लेते हैं। हमने आपको ये बताया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट इज गायनोसियम। गायनोसियम के इस वाले पोर्शन को कहा जाता है स्टिग्मा, इस वाले पार्ट को कहा जाता है स्टाइल। ये पूरा का बेसल बल्ज पार्ट इज नोन एज ओवरी होता है। ओवरी के अंदर जब हम झांक के देखते हैं तो कुछ लोक्यूल देखते हैं या चैम्बर दिखते हैं, और उन चैम्बर को लोक्यूल या ओवेरियन कैविटी कहा जाता है। ठीक उसमें एक ये लाइन दिखती है, इस लाइन को प्लेसेंटा कहा जाता है। प्लेसेंटा से एक लाइन फिर निकली होती है, उसे फ्यूनिकल कहा जाता है। और फ्यूनिकल से जिस रीजन पे आके जुड़ता है ओव्यूल, उस वाले रीजन को हाइलम कहते हैं। अटैचमेंट पॉइंट इज नोन एज हाइलम, और इस वाले रीजन को हाइलम कहते हैं। ठीक, ये हमने पिछली क्लास का रिवीजन करा दिया। आप एक बार मन ही मन दोहरा लो, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हेडिंग डालो स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल हेडिंग डाल के और उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे हेडिंग डालो स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, ठीक, डाल लिया हेडिंग। ऐसे देखो, हमने जो आपको प्लेसेंटा वगैरह सब बताया था, तो ये हमारा बना है प्लेसेंटा। ठीक, और इस प्लेसेंटा से ये है हमारा फ्यूनिकल। ये क्या है, नीचे लिख लो प्लेसेंटा। प्लेसेंटा, और ये क्या है, फ्यूनिकल। ये क्या है, फ्यूनिकल है। और इस फ्यूनिकल से ये हमारा जुड़ा हुआ है ओव्यूल। ये देख रहे हो, ये जो लेयर्स हैं, इन दोनों को कहा जाता है इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट्स, ठीक। और इंटेगुमेंट्स के अंदर ये है हमारा क्या, बताओ, ये है हमारा न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस कैसा होता है, न्यूक्लियस डिप्लॉयड होता है। न्यूक्लियस किससे मिलकर बना होता है, तो ये हमारा स्पोरोफाइट से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियस कैसा होता है, न्यूक्लियस डिप्लॉयड होता है। ठीक, ये हमारा है न्यूक्लियस, समझ रहे बात को। और इंटेगुमेंट, इस वाले इंटेगुमेंट को आउटर इंटेगुमेंट, इस वाले को इनर इंटेगुमेंट कहते हैं। और ये जो होता है, ये हमारे न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करता है। ठीक, और इस वाले रीजन को बोलते हैं चलाजा। क्या बोलते हैं, चालजा या चलाजा। ठीक, चलाजा बोलते हैं। अब ये जो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस हमारा होता है डिप्लॉयड। कैसा होता है, ये डिप्लॉयड होता है। और न्यूक्लियस की सेल्स में रिजर्व फूड मटेरियल होता है। न्यूक्लियस के सेल्स में रिजर्व फूड मटेरियल होता है। रिजर्व फूड मटेरियल होता है, और इसमें से कोई एक सेल, आपको न्यूक्लियस इतना भारी मात्रा में दिख रही है, इतनी सेल्स दिख रही हैं, इनमें से कोई एक सेल, एनी वन सेल, कोई एक सेल हमारी MMC मेगास्पोर मदर सेल के रूप में काम करेगी। अब बात आती है कि व्हाई नॉट ऑल, इनमें से सब क्यों नहीं काम करेंगी। तो इसका सीधा सा रीज़न है क्योंकि लेस रिजर्व फूड, इसके पास में लेस रिजर्व फूड होता, इसलिए न्यूक्लियस की सभी सेल्स, ध्यान से सुनो, न्यूक्लियस की सभी सेल MMC मेगास्पोर मदर सेल की तरह कार्य नहीं कर पाती हैं। जबकि जब हमने पोलन ग्रेन आपको बताया था, तो उसकी जो सभी सेल्स होती हैं MMC माइक्रोस्पोर मदर सेल, तो उसमें स्पोरोजिनस टिश्यू होता है। तो इस वजह से उसमें लार्ज रिजर्व फूड मटेरियल होता है। इसलिए कि एंथर की जो सभी सेल्स होती हैं, उनमें फूड स्टोर होता है। लेकिन यहाँ पे जो होता है हमारा न्यूक्लियस में, इसके पास इतना रिजर्व फूड मटेरियल नहीं है कि सभी की सेल्स MMC के रूप में वर्क कर पाएँ। इतना डायग्राम बना के इतना लिख लो, इतना डायग्राम बना के इतना लिख लो। ठीक, लिख लो इतना। अब बात ये आती है कि सर, हमने आपको चलाजा फ्यूनिकल तो बता दिया, लेकिन हमने आगे कुछ नहीं बताया। हमने आगे आपको इसलिए नहीं बताया कि जो ये आपको खुला खुला नज़र आ रहा है, ये देखो खुला खुला, ये खुला खुला रीजन समझ आ रहा है। यहाँ पे जहाँ पे इंटेगुमेंट एब्सेंट है, इस वाले रीजन को कहा जाता है माइक्रोपाइल। क्या कहा जाता है, माइक्रोपाइल। इंटेगुमेंट यहाँ पे एब्सेंट होती है, इंटेगुमेंट यहाँ पे एब्सेंट होती है। आप ऐसे याद रखो, जहाँ पे इंटेगुमेंट एब्सेंट दिखे, जहाँ पर इंटेगुमेंट
अपसेंट दिखे वो हमारा माइक्रोपाइल और उसके ठीक अपोजिट चलाजा, और जहाँ पे चलाजा होगा वो प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ होगा। अब बात आती है कि सर जो ये एम्ब्रायो सेक है मेगा इसमें मदर सेल बनेगी, उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिला था? आपने एंथर वाले पोलन ग्रेड में बता दिया था कि जो टेप्टम सेल्स होती है वो न्यूट्रिशन देती हैं। यहाँ पे जो इसका हमारा न्यूट्रिशन है वो प्लेसेंटा से जाएगा फ्यूनिकल के पास में, प्लेसेंटा से जाएगा फ्यूनिकल के पास में, फ्यूनिकल के पास में आ जाएगा चलाजा के पास में, और जो चलाजा से पूरे के पूरे एम्ब्रायो सेक को न्यूट्रिशन मिलेगा, पूरे के पूरे एम्ब्रायो सेक को न्यूट्रिशन मिलेगा। अब बात ये आती है कि जहाँ पे माइक्रोपाइल है वहाँ पे इंटीग्यूमेंट एब्सेंट है। देखो ये हमारा क्या है, फ्यूनिकल है, ये चलाजा है, ये माइक्रोपाइल है। ऐसे देखो ये हमने एक सीधी लाइन खींची, हाँ खींच ली। यहाँ पे क्या है, ये हमारा फ्यूनिकल है, ये क्या हमारा चलाजा है, और ये क्या है हमारा माइक्रोपाइल है। यदि ये तीनों एक लाइन में हो तो ऐसा ओवल, समझो बात को, टिपिकल थोड़ा है। यदि ये तीनों माइक्रोपाइल, चलाजा, फ्यूनिकल, देखो एक ही लाइन में, ऐसा लाइन खींच के देख लो, एक ही लाइन में। यदि ये तीनों एक ही लाइन में हो तो ऐसे ओव्यूल को ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। ऐसे ओव्यूल को ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल कहते हैं, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। समझ बात आ गई? अगर ये तीनों एक ही लाइन में हैं, तो ऐसे ओव्यूल को ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। लेकिन मोस्टली ओव्यूल जो होते हैं एनाट्रोपस होते हैं। अब तुम कहोगे आए, मोस्टली ओव्यूल जो हैं वो एनाट्रोपस होते हैं, मोस्टली ओव्यूल जो हैं वो एनाट्रोपस होते हैं। अब तुम कहोगे आए, तो इसका मतलब ये है कि उसमें फ्यूनिकल, चलाजा और माइक्रोपाइल एक लाइन में नहीं होते हैं। अब तुम देखने की कोशिश करना, हम तुम्हें दिखा रहे हैं, चश्मा लगा लो अगर पड़ोस में ना हो। ये क्या है हमारा, फ्यूनिकल है, सपोज करो ये हमारा फ्यूनिकल है, सपोज करो, देखने की कोशिश करना, हम तुम्हें पूरा दिखाएंगे। इस वाले रीजन को कहते हैं चलाजा, क्या कहते हैं, चलाजा। और इसके अंदर ये हमारी 2n डिप्लॉयड न्यूक्लियस भरी हुई है, ये अंदर हमारी न्यूक्लियस भरी हुई है। न्यूक्लियस कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। ये इसमें न्यूक्लियस भरी हुई 2n हो गया। हमने आपको ये बताया था कि जहाँ पर इंटीग्यूमेंट एब्सेंट हो उस रीजन को माइक्रोपाइल कहते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारा इंटीग्यूमेंट एब्सेंट है, तो इस वाले रीजन को कहेंगे माइक्रोपाइल। क्या कहेंगे, माइक्रोपाइल कहते हैं। और ये वाला हमारा फ्यूनिकल है। अब तुम ये देख के बताओ, क्या अगर हम ऐसे सीधी लाइन खींचें तो फ्यूनिकल, चलाजा, माइक्रोपाइल, क्या ये तीनों एक लाइन में हैं या नहीं, देख के बताओ। तो आंसर आता है, अरे भैया फ्यूनिकल हमारा यहाँ है, चलाजा हमारा यहाँ है, और ये हमारा माइक्रोपाइल ऐसे बना, ये हमारा फ्यूनिकल है, ये हमारा चलाजा है, ये हमारा माइक्रोपाइल है। तो ये ऐसा है। तो इस तरीके के ओव्यूल को एनाट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। इसे कहते हैं एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल, एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल। ये बात हो गई। होते तो और भी टाइप के ओव्यूल हैं, लेकिन हम आपको नहीं बताएंगे। होते तो और भी टाइप के ओव्यूल हैं, लेकिन हम आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि आगे आपके जानने के मकसद नहीं, क्योंकि आगे एम्फीट्रोपस टाइप का भी ओव्यूल होता है, हम आपको बताएंगे नहीं। ठीक, केवल बता दिया, लेकिन आगे बताने का कोई प्लान नहीं। आप इतना लिख लो, आगे लिखो इतना। तो इतना समझ रहे हो आप। दोनों डायग्राम एक साथ में बना लो, और एक साथ में डायग्राम बनाने के बाद में यदि माइक्रोपाइल, चलाजा, फ्यूनिकल एक लाइन में है तो उसको ऑर्थोट्रोपस कहते हैं। यहाँ पे लिख लो ऑर्थोट्रोपस। और यदि एक लाइन में नहीं है तो उसे एनाट्रोपस कहते हैं, ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस। अब हम आगे आपको बताते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायोसेक कैसे होगा। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायोसेक कैसे होगा, बहुत आराम से समझो, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो हमने यहाँ पे आपको एनाट्रोपस ओव्यूल बना के समझाते हैं। आगे की कहानी जो है, आगे की कहानी जो कुछ है वो एनाट्रोपस ओव्यूल बना के आपको समझाएंगे। ठीक, अंदर कौन से सेल्स, ये वाले रीजन क्या है, चलाजा।
अब शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे ये वाला रीजन माइक्रोपाइल, ये वाला रीजन फ्यूनिकल, और यहाँ पे जुड़ा होगा प्लेसेंटा ऐसे। इसके अंदर कौन से सेल्स ये हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कैसी होती हैं? न्यूक्लियस की पोलैरिटी क्या है? डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड। इस वाले रीजन को क्या कहते हैं? इंटेगुमेंट। इसे क्या कहते हैं? इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट। इतनी बार डायग्राम बनाओ कि तुम्हें याद हो जाए, इतनी बार बनाओ डायग्राम कि तुम्हें याद हो जाए, ठीक। इससे क्या है हमारे? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कैसी होती हैं? डिप्लॉयड होती हैं। डिप्लॉयड यानी 2n होती हैं, ठीक। डिप्लॉयड हो गया। अब बात ये आती है कि जो हमारा ये वाला है ओव्यूल है, इसके पास रिजर्व फूड मटेरियल लेस होता है, इसलिए इसकी कोई एक सेल, एनी वन सेल, इनमें से कोई एक सेल MMC मेगा स्पोर मदर सेल की तरह वर्क करेगी। एक ही क्यों करेगी? क्योंकि रिजर्व फूड मटेरियल जो है वो कम करेगा। लेकिन जब एक ही सेल काम करना है तो जनरली माइक्रोपाइल की तरफ वाली सेल, जनरली माइक्रोपाइल की तरफ वाली सेल साइज में बड़ी हो जाती है। जनरली माइक्रोपाइल की तरफ वाली सेल साइज में बड़ी हो जाती है और MMC मेगा स्पोर मदर सेल का काम करती है। अब सपोज करो हमने चलाजा की तरफ की नहीं लिया, हमने माइक्रोपाइल की तरफ कोई एक सेल लिया है जो कि MMC मेगा स्पोर मदर सेल का कार्य करती है। हमने ये न्यूक्लियस से एक सेल उठाई और इस सेल्स की पोलैरिटी क्या है? 2n है। 2n क्या है? हमारा न्यूक्लियस है। ये क्या है? न्यूक्लियस है। अब इस न्यूक्लियस में होगी मियोसिस। क्या होगी? मियोसिस। मियोसिस किस लिए होती है? क्योंकि इसकी पोलैरिटी को, ये हमारी होगी न्यूक्लियस है। अब सॉरी बेटा, यहाँ पे नहीं करो, ये हमारी न्यूक्लियस है। अब इस न्यूक्लियस जब इस साइज में बड़ी हो जाएगी, ये साइज में बड़ी हुई, अब ये बड़ी होने के बाद में ये बनी MMC मेगा स्पोर मदर सेल। मेगा स्पोर मदर सेल की पोलैरिटी क्या होती है? 2n। हमारी न्यूक्लियस की पोलैरिटी क्या है? 2n। मेगा स्पोर मदर सेल की पोलैरिटी क्या है? ये भी 2n है। अब इस MMC मेगा स्पोर मदर सेल में होगी मियोसिस। मियोसिस होगी। अब इस मियोसिस से बनेंगी 2 सेल्स। ये बनी, ये मियोसिस फर्स्ट हुई, तो मियोसिस फर्स्ट से कितनी सेल्स बनती हैं? 2 सेल्स बनी, मियोसिस फर्स्ट। अब इन 2 सेल्स में मियोसिस सेकंड होगी, और जब मियोसिस सेकंड होगी तब इनसे बनेंगी 4 सेल्स। कितने सेल्स बनेंगी? ये 4 सेल्स। मियोसिस फर्स्ट हो या सेकंड हो, दोनों सेल्स ये हैप्लॉइड बन चुकी हैं। इनकी पोलैरिटी कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है। ये हैप्लॉइड हो गई। अब हमने आपको फिर बात वो हम दोहरा रहे हैं कि इसके पास रिजर्व फूड मटेरियल कम होता है, इसलिए इसकी 3 सेल्स जो हैं ये डीजनरेट कर जाएंगी। डीजनरेट अर्थात ये 3 सेल्स मर जाएंगी, केवल 1 सेल्स बचेंगी, 1 सेल्स बनेंगी। जो हमारे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस MMC में बदला, MMC में मियोसिस हुई, जो कि हमारे पहले मियोसिस फर्स्ट हुई तो 2 बनी, और देन में मियोसिस सेकंड हुई तो 2 से 4 सेल्स बनी। 4 सेल्स बनने के बाद भी 3 सेल्स डिजनरेट हो गई और केवल 1 सेल्स फंक्शनल बची। यहाँ पे ये वाले जो सेल्स है, ये सेल बची फंक्शनल सेल। कौन सेल बची? फंक्शनल बची। ये फंक्शनल बची। अब ये फंक्शनल है, 4 में से 1 बचा है तो क्या? मोनो। क्या बनना है? स्पोर। भाई 4 थे, उसमें से 1 बचा, और 1 बचेगा तो मोनो को हो गया। क्या बना रहे हैं? स्पोर। और इस तरह के डेवलपमेंट को क्या कहते हैं? डेवलपमेंट। तो इस तरह के डेवलपमेंट को कहा जाता है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। आप समझ पा रहे हो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने न्यूक्लियस लिया, न्यूक्लियस लेने के बाद में वो MMC बना, मेगा स्पोर मदर सेल बना, और मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस हुई। मियोसिस फर्स्ट से 2 सेल बनी, और उसके बाद में मियोसिस सेकंड हुई तो 4 सेल बनी, और 4 सेल बनने के बाद में उसमें 3 सेल डिजनरेट हो गई क्योंकि लेस रिजर्व फूड मटेरियल, और उसके बाद 1 सेल्स बची, वो फंक्शनल सेल बची, फंक्शनल मेगा स्पोर बचा। और इस प्रकार के डेवलपमेंट को मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहा जाता है। आप ना लिखो तो समझ पा रहे हो इस प्रकार के डेवलपमेंट को क्या कहते हैं? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। अब हम इस फंक्शनल सेल्स को लेंगे, जो फंक्शनल मेगा स्पोर है, अब इसको लेंगे। हम ये इतना मिटा रहे हैं, अब हम लेते हैं फंक्शनल सेल को। अब थोड़ा सा और समझने की बात है, अब थोड़ा सा तुम और समझोगे।
हमने ये लिया फंक्शनल सेल्स, ये लिया फंक्शनल सेल्स ले लिया या फंक्शनल स्पोर को ले लिया। इसकी पोलैरिटी क्या है n। अब इस पोलैरिटी में हमारी होगी क्या, बताओ, इस सेल्स में क्या होगा, इस सेल्स में होगा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। अब कुछ बच्चे यह नहीं समझ पा रहे होंगे कि फ्री न्यूक्लियर डिवीजन क्या है। सपोज करो ये वाली एक हमारी सेल्स है, क्या है, ये वाली एक हमारी सेल्स है। अब इस सेल्स में केवल और केवल न्यूक्लियस का डिवीजन हो, केवल और केवल न्यूक्लियस हो, अर्थात कैरियोकाइनेसिस हो। मान लो इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करें तो एक न्यूक्लियस से एक से ये दो बन गए, एक था अब एक से दो बन गया। अब इस दो में फिर डिवीजन करें तो एक से दो, इससे दो, ये चार बन गए। अब लेकिन इसके चारों ओर सेल्स ना बने, सेल्स ना बने, सेल्स का मतलब है सेल वॉल ना बने, यानी इसमें साइटोकाइनेसिस ना हो। इसमें कैरियोकाइनेसिस तो प्रॉपर चले लेकिन साइटोकाइनेसिस ना हो, तो ऐसे डिवीजन को फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं। ऐसे न्यूक्लियर को फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं। आप ऐसे समझो, हमने एक सेल्स लिया और उस सेल्स था वो हमारी फंक्शनल सेल्स थी। अब उस सेल्स में हमने फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न कराया, या नेचर खुद कराता है। फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न का मतलब ये होता है कि उसमें कैरियोकाइनेसिस हो, अर्थात केंद्रक का विभाजन हो, लेकिन जो केंद्रक का विभाजन हो उसके अराउंड सेल वॉल का फॉर्मेशन ना हो, अर्थात साइटोकाइनेसिस अकर ना हो, तो ऐसे डिवीज़न को फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न कहते हैं। ऐसे डिवीज़न को फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न कहते हैं। तो ये हमने लिया। अब लेने के बाद में ये इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न हुआ तो एक से ये हमारे दो न्यूक्लियस बन गए, दो न्यूक्लियस बने। अब ये दो न्यूक्लियस एक से हमारे ये दो न्यूक्लियस बन गए। अब यहाँ पे जो दो न्यूक्लियस बने हैं, बनने के बाद में ये अपने पोल की तरफ मूव करेंगे, ये अपनी पोल की तरफ मूव कर रहे हैं। मूव करने के बाद में यहाँ पर ये देखो ये पोल की तरफ मूव कर चुके हैं। अब इसमें फिर से फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न होगा और फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न होने के बाद में ये 2 से 4 न्यूक्लियाई बना देंगे। ये 2 से 4, यहाँ पे एक है तो यहाँ पे ये 2 बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे, ठीक। अब इसमें फिर फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न होगा तो ये पहले इसमें 2 थे तो ये उधर इधर 4 बन जाएंगे, ठीक। अब ये 4 हमारे इधर बन गए। सपोज देखते रहना तो ये हमारे 8 न्यूक्लियस बन चुके हैं, 8 न्यूक्लियस बन चुके हैं। ये बनने के बाद में ये कहेंगे देखो भाई हम 3-3 की जोड़ी में रहना पसंद करते हैं। इसका रीज़न कुछ और है लेकिन वो ना जानो, आपके लेवल से बहुत फ्राई हो जाएगा। ये कहेंगे देखो भाई हम 3 का जोड़ा बना के रहते हैं, हम 4 के जोड़े में नहीं रहते हैं। तो ये आगे बढ़ेंगे ऐसे और ये कहेंगे ठीक है भाई हमारी दोस्ती है तो हम 3-3 में रह लेते हैं। तो यहाँ पे ये 1 न्यूक्लियस, ये 2 न्यूक्लियस, ये तीसरा न्यूक्लियस, इसने भी एक धक्का दिया यहाँ पे। अब यही कंडीशन इधर चल रही थी तो यहाँ पर भी 3 न्यूक्लियस रहेंगे, यहाँ पर भी ये 3 न्यूक्लियस रहते हैं, इसने भी एक धक्का दिया तो ये भैया बीच में आ गए, ये बीच में आ गए। अब बात आती है साइटोकाइनेसिस की। साइटोकाइनेसिस कहता है देखो बॉस अब बहुत हो गया, अब तुमने इतनी बार कैरियोकाइनेसिस कर ली लेकिन हमने नहीं कहा, लेकिन तुमने तो इक्वलिटी दिखाई है, तुमने तो सब में डिवीज़न कर दिया, लेकिन हम तुमसे बड़े वाले हैं, हम जिसको चाहेंगे उसके पास सेल वॉल बनाएंगे और जिसको चाहेंगे उसको नहीं बनाएंगे। अब कहते हैं ऐसा कैसे, कहते हैं चलो भाई ठीक है आपकी मर्जी। तो यहाँ पे जो कैरियोकाइनेसिस है अराउंड 6 न्यूक्लियाई होगी। जहाँ पे ये कैरियोकाइनेसिस हुई एक सेल बन गई, यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस हुई दूसरी सेल बन गई, यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस हुई तीसरी सेल बन गई। एक सेल तभी काउंट की जाती है, एक सेल अपने आप में तभी कंप्लीट होती है जब उसका न्यूक्लियस हो, उसके चारों ओर सेल वॉल हो। लेकिन माइकोप्लाज्मा में थोड़ा इसका डिफरेंस है, वो अलग बात है, हम आपको बताएंगे, ठीक। ये बनी, अब उधर ये ऐसे होता, एक सेल्स ये बनी, इसके चारों ओर न्यूक्लियाई, ये इसके चारों फॉर्मेशन हो गए सेल वॉल के। लेकिन दो ये बीच के जो सेल्स ये न्यूक्लियाई 2 बची, इनके चारों तरफ सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो यहाँ पे लिख लो, साइटोकाइनेसिस अकर एट 6 न्यूक्लियाई,
अगर 6 न्यूक्लियाई, जो साइटोकाइनेसिस है वो 6 न्यूक्लियाई की तरफ होती, इन दोनों के बीच में नहीं होती है, इन दोनों के बीच में नहीं होती। आप इतना लिखो, फिर आगे से थोड़ा सा और टिपिकल है, हम आपको बताते हैं। इतना लिख लो, आप इतना लिख लो बच्चा, उसके बाद में हम आपको बताते हैं। यहाँ पे थोड़ा हम आपको ऐसे ये समझा रहे हैं, ये यहाँ पे हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि इसमें आपको हम सेल बता देते हैं, न्यूक्लियस बता देते हैं। अच्छा ये बताओ, हमने आपको एक डिफिनीशन अभी दी कि एक सेल तभी कहा जा सकता है जब उसका अपना न्यूक्लियस हो और न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल वॉल हो। तो यहाँ पे सेल्स गिनो, यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, यहाँ है, यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, यहाँ पे, यहाँ, और तीनों के चारों ओर देखो सेल वॉल बनी है, यहाँ बनी है। वही केस यहाँ पर भी है। तो 3 सेल्स ये और ये 3 सेल्स ये, कितने सेल्स हुई? 6 सेल। अब ये बड़ी वाले सेल्स को कहा जाता है सेंट्रल सेल। एक सेल ये, तो टोटल कितने सेल्स हो गई? 7 सेल। नहीं जिसको पता चला चश्मा लगाओ। देखो एक सेल्स ये, एक सेल्स ये, एक सेल्स ये। हमने कहा सेल्स तुम तब कहोगे जब एक न्यूक्लियस हो, उसके चारों तरफ सेल वॉल हो। तो ये 3 सेल्स ये हैं और 3 ये हैं, तो ये हमारी 6 सेल हो गई। और इस पूरी सेल को सेंट्रल सेल कहते हैं, तो एक सेल ये हो गई, तो ये 7 सेल हो गई। यहाँ पे लिख लो, तुम बहुत भुलक्कड़ किस्म के आदमी हो। यहाँ पे ये हमारी 7 सेल हो गई। ठीक, अब तुम न्यूक्लियस गिनो, चश्मा अभी उतारना नहीं, अब न्यूक्लियस गिनो। 1 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस, 4 न्यूक्लियस, 5 न्यूक्लियस, 6 न्यूक्लियस, 7 न्यूक्लियस, 8 न्यूक्लियस। कितने न्यूक्लियस हैं? इसे 8 न्यूक्लियस कहते हैं। क्या है? इसमें 8 न्यूक्लियस हैं। तो ये पूरा का पूरा हमारा ओव्यूल है, तो इसमें 7 सेल हैं और 8 न्यूक्लियस हैं। 7 सेल हैं और 8 न्यूक्लियस हैं। इस टाइप के ओव्यूल को पॉलीगोनम टाइप का ओव्यूल कहते हैं, जो आपके काम का नहीं। पॉलीगोनम भूल जाना, कोई बात नहीं, इसको पॉलीगोनम टाइप का ओव्यूल कहते हैं। इतना लिख लो भैया। हम सपोज करते हैं कि आप लिख चुके होंगे। ठीक, अब हम आपको थोड़ा सा डिटेल और बताने वाले हैं, ये सब मिटा रहे हैं, थोड़ा सा डिटेल बताने वाले हैं। ठीक, अब तुम ये मान लो, ये पूरा मिटा देते हैं। ठीक, हमने ये बड़ी वाली सेल्स बनाई, इस सेल्स को कहा जाता है सेंट्रल सेल। यहाँ पे लिख लो, ये हमारी सेंटर में है, तो इसे कहते हैं सेंट्रल सेल। ठीक, अब सेंट्रल सेल, इधर 3 न्यूक्लियाई थे, इधर 3 न्यूक्लियाई थे, बीच में 2 क्या थे? बीच में 2 न्यूक्लियाई थे, उनको पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। ये वाले हमारे 2, इनको कहा जाता है पोलर न्यूक्लियाई। अब इनका नामकरण हो रहा है, मान लो बच्चे पैदा हो गए, उनका नाम रखा जा रहा है पोलर न्यूक्लियाई, इनको कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। अब जो 3 इधर थे, ये हमारी 3 सेल्स थी, ऐसे ऐसे देखो, ये वाली 3 सेल्स थी। इन सेल्स को कहते हैं एंटीपोडल सेल्स। क्या कहते हैं? इन सेल्स को कहते हैं एंटीपोडल सेल्स, इनको कहते हैं एंटीपोडल सेल्स। अब ये 3 सेल्स हमारी इधर होती हैं, कौन सी होती हैं? 3 सेल्स हमारी ये इधर होती हैं, ये 3 सेल्स हो गई। और इन सेल्स को क्या कहते हैं? इन सेल्स को क्या कहते हैं, तुम बताओ? तो ये जो ये हमारी बीच वाली सेल्स है, इस सेल्स को कहा जाता है एग सेल। क्या कहा जाता है? एग सेल। अब ये एग सेल और ये साथ वाले 2 होती हैं सिनर्जिड। ये क्या होती हैं? सिनर्जिड। इन दोनों सेल्स को कहा जाता है सिनर्जिड। क्या कहा जाता है? सिनर्जिड। इनको कहा जाता है सिनर्जिड। ये सिनर्जिड। अब हमने बीच में ये निशान बनाए हैं 2, इन निशान को कहा जाता है प्लाज्मोडेस्माटा। क्या कहा जाता है? प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा कुछ नहीं, ये मान लो जैसे जिसमें हम पढ़ा रहे हैं कि ये वाला कमरा है और एक इसके पीछे कमरा बना हुआ है, तो इन दोनों कमरों के बीच में जो मिलने का स्थान उसे कहते हैं दरवाजा या गेट। तो गेट से इधर भी जा सकते हैं, उधर भी जा सकते हैं। ऐसे ही ये हमारी सिनर्जिड है, इधर ये सिनर्जिड है, तो इन दोनों को जो मिलन का रास्ता है उसको कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। ये कनेक्शन कोई एंटीपोडल में नहीं होते हैं। ठीक, ये हो गए। अब बात आती है जो हमारी सिनर्जिड हैं, सिनर्जिड कितनी संख्या में है? 2 हैं। तो इसमें एक सेलुलर थिकनिंग पाई जाती है, ये सेलुलर थिकनिंग है, ये सेलुलर थिकनिंग है। इस सेलुलर थिकनिंग को कहा जाता है फिलीफॉर्म अपरेटस। क्या कहा जाता है? फिलीफॉर्म अपरेटस, इसको कहा जाता है फिलीफॉर्म अपरेटस। ठीक, लेकिन ये सेलुलर थिकनिंग है या फिलीफॉर्म अपरेटस है, वो एग सेल में नहीं होती है।
एक सेल में नहीं होती। अब इस टोटल को कहते हैं इग अपरेटस। दो सिनर्जिड और एक इग सेल मिलकर, दो सिनर्जिड और एक इग सेल मिलकर, इन तीनों को कहा जाता है इग अपरेटस। क्या कहते हैं? इग अपरेटस। इस तीनों को मिला के कहते हैं इग अपरेटस। अब ये तुमसे पूछ लेगा कि इग अपरेटस में कौन कौन सी सेल होती हैं, तो दो सिनर्जिड होती हैं और एक एग सेल होती हैं। एग सेल में कोई सेलुलर थिकनिंग होती है? नहीं होती है। अब बात ये आती है सेलुलर थिकनिंग क्यों होती है। हमने आपको बताएंगे या बता चुके हैं कि जो पोलन ट्यूब होती है, तो पोलन ट्यूब इसमें जो एंट्री करेगी तो कौन गाइड करता है? तो फिर जो हमारी सिनर्जिड हैं, सिनर्जिड के अंदर पाई जाते हैं फिलीफॉर्म सेल। ये फिलीफॉर्म सेल इसको गाइड करती हैं, कहती हैं तुम हमारे यहाँ से आओ। तो ये इससे मान लो ये सिनर्जिड हमारा इंटर किया, इसमें ये दो हमारे मेल गैमीट हैं, ये दो मेल गैमीट हैं, ये क्या हमारी पोलन ट्यूब है, पोलन ट्यूब है। अब ये पोलन ट्यूब इंटर कर रही है, तो ये हमारे क्या फिलीफॉर्म, इसमें इंटर कर जाएगी तो ये फिर टूट जाएंगे। टूटने के बाद में एक सेल है, ये एक सेल इसका एक न्यूक्लियस निकलेगा, इसको फर्टिलाइज करेगा, तो इसे क्या बोलते हैं? सिनगेमी। अब इसका एक ये न्यूक्लियस जाएगा और इसको फ्यूज कर देगा, तो इसे कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। दो न्यूक्लियाई ये, एक न्यूक्लियाई ये, इसको कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। टोटल दोनों को एक साथ मिला के क्या आएंगे? डबल फर्टिलाइजेशन। इसको समझो, बहुत आगे की चीज़ है। जैसे कि ये हमारा पोलन ट्यूब है, पोलन ट्यूब में दो न्यूक्लियस होते हैं या दो मेल गैमीट होते हैं। एक मेल गैमीट हमारा एक सेल को फ्यूज करता है, इसको कहते हैं सिनगेमी, और दूसरा जो मेल गैमीट होता है फ्यूज करता है पोलर न्यूक्लियाई को, और दोनों को मिलाकर एक साथ कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। देखो इसको कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, और इसको और इस देखो समझो यार, नहीं समझ पा रहे हो, इसे कहेंगे ट्रिपल फ्यूजन। क्या कहेंगे? ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन किस लिए हुआ? दो न्यूक्लियाई है, एक न्यूक्लियाई है, इसको कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। लेकिन जब ये वाला न्यूक्लियस एक सेल को फर्टिलाइज करेगा तो इसे कहते हैं सिनगेमी कहते हैं। अब ये सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन को एक साथ मिला के कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। एक साथ मिला के कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, जो हम आपको आगे बताएंगे, यहाँ पे नहीं बताएंगे इसको। ठीक, इतने समझने की कोशिश करो। अब बात आती है जो एंटीपोडल है वो किधर होता है। एंटीपोडल जो है वो होता है चलाजा साइड में। किधर होता है? चलाजा साइड में। एंटीपोडल चलाजल साइड में होता है, और जबकि सिनर्जिड और एक सेल जो है ये दोनों एक ही बात है। ये मतलब एक तरफ जो ये होती हैं माइक्रोपाइल की तरफ। किधर होती हैं? माइक्रोपाइल की तरफ होती हैं। सिनर्जिड और एक सेल जो हैं वो हमारी माइक्रोपाइल की तरफ होती हैं, जबकि जो एंटीपोडल सेल्स हैं वो जो हमारी हैं वो चलाजा की तरफ होती हैं। अब जो एंटीपोडल सेल्स हैं, जो एंटीपोडल सेल्स होती हैं वो होल एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में हेल्प करती हैं, जबकि जो हमारी सिनर्जिड होती हैं वो फर्टिलाइजेशन कराने में हेल्प करती हैं। और जो ट्रिपल फ्यूजन है ये सेकेंडरी न्यूक्लियस आगे बनाएगा। यहाँ पे हर चीज़ का एक अपना काम है, और इससे कि यही हमारा पूरा एक ओव्यूल बन जाता है। दैट इज़ ऑल अबाउट दिस। एक बार फिर से हम आपको रिकॉल करा रहे हैं। देखो हमने आपको बताया ओव्यूल, पूरी लिया ओवरी लेने के बाद में उसमें कुछ हमें चेम्बर दिखे। आंखें बंद करो और हम बोल रहे हैं, तुम आंखें बंद कर लो। हमने एक लिया ओवरी लेने के बाद मैंने झांक के देखा तो उसमें कुछ चेम्बर दिखे, और जो चेम्बर दिखे उन चेम्बर को कहा गया लोक्यूल या ओवेरियन कैविटी। लोक्यूल या ओवेरियन कैविटी कहा गया। और जब ओवेरियन कैविटी के अंदर देखा तो एक लाइन दिखी, उस लाइन को प्लेसेंटा कहा। अब प्लेसेंटा से एक लाइन और ऐसे निकली हुई थी, उस लाइन को फ्यूनिकल कहा। फ्यूनिकल से हमारा ओव्यूल जुड़ा था, और जिस रीजन पर जुड़ा था उसे हाइलम कहा। अब जब हमने स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल को डिटेल में देखा तो जो हमने प्लेसेंटा नीचे की तरफ बना दिया, ये प्लेसेंटा, ये फ्यूनिकल, और ये वाला चलाजा रीजन, और ये क्या इंटेगुमेंट। इसके अंदर क्या भरा? न्यूक्लियस। ये हमारा न्यूक्लियस भरा होता है। जो न्यूक्लियस है ये डिप्लॉयड सेल्स होती हैं। डिप्लॉयड सेल्स होती है, इसमें रिजर्व फूड मटेरियल होता है। न्यूक्लियस की कोई एक सेल, एनी वन सेल, कोई एक सेल एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल के रूप में काम करती है। मेगास्पोर मदर सेल के रूप में काम करती है। काम करने के बाद में उसमें होते हैं मियोसिस फर्स्ट होने के बाद में दो न्यूक्लियर मतलब दो बनेंगे, दो सेल्स बनती हैं, और उन दो सेल्स में मियोसिस सेकंड होती है, तो फिर हमें 4 सेल्स बनती हैं। 4 सेल्स में 3 सेल्स डिजनरेट हो जाती हैं ड्यू टू लेस
रिजर्व फूड मटेरियल और एक सेल्स बनती है जो कि फंक्शनल सेल्स होती है। और अगर एक ही सेल्स बचेगी तो उस प्रकार के डेवलपमेंट को कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। और उस सेल्स को लेते हैं और लेने के बाद में उसमें हम कराते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब ये होता है कि न्यूक्लियाई का तो डिवीजन होता है लेकिन न्यूक्लियाई के चारों तरफ सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है, अर्थात साइटोकाइनेसिस अगर नहीं होती है तो 3 सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं जिससे कि 8 न्यूक्लियाई बन जाते हैं। जबकि एक की तरफ 3 ही न्यूक्लियाई रहते हैं तो एक न्यूक्लियाई अपना भेज देते हैं तो 2 न्यूक्लियाई बीच में आ जाते हैं, इसको पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। और अराउंड 6 न्यूक्लियाई के चारों तरफ हमारी सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, साइटोकाइनेसिस हो जाती है। जबकि 2 न्यूक्लियाई के चारों तरफ सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसलिए जो एक ये बनता ओव्यूल है इसमें 7 सेल्ड होती हैं और 8 न्यूक्लिएटेड होती हैं। अगर 8 न्यूक्लिएटेड होती हैं और इस टाइप के ओव्यूल को पॉलीगोनियम टाइप का ओव्यूल कहते हैं। दैट इज ऑल अबाउट डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो सेक्स। तब तक के लिए धन्यवाद।